3 मुख्य नियम हैं कि बच्चे ने गलती की, फिर से बोला, फिर से ट्राई किया, तो वैसे वो भाषा सीखेगा। तो ये व्यवहारवादी परिप्रेक्ष्य है। क्वेश्चन नंबर 9 है प्रक्रिया आधारित लेखन उपागम के सोपानों के लिए सही क्रम का चयन कीजिए। अब ये बड़ा, इसको मुश्किल क्वेश्चन आप कह सकते हैं, क्योंकि अब तक तो ये प्रोडक्ट और प्रोसेस राइटिंग पूछते थे। प्रोसेस राइटिंग में आप बह रहे हैं, चीजें कुछ किसी बारे में लिख रहे हैं, है ना, किसी थॉट प्रोसेस पे आप एक काम कर रहे हैं, कोई निबंध लिख सकते हैं। प्रमोद कह रहे हैं आपने स्कूलिंग कहाँ से की है, प्लीज रिप्लाई। मैंने गांव से भी की है, फिर बुलंदशहर से की है, फिर दिल्ली से की है, फिर टीचिंग ट्रेनिंग दिल्ली से की है, ग्रेजुएशन यहीं से हुई है, तो अच्छा खासा समय, लगभग 10वीं तक बुलंदशहर। 17 मार्क्स से आए थे हिंदी में, इस बार कम से कम 25 तक आ जाएंगे। अपना पैसेज में भी स्कोर करने की कोशिश करनी है। 15 में से 12-13 यहाँ ले लेने हैं पेडागोजी में, और फिर पैसेज में अच्छे मार्क्स उठाने हैं। देखिएगा वो प्रैक्टिस का तरीका मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, पैसेज को कैसे करना है। इसमें मिक्स्ड आंसर आ रहे हैं। डी ऑप्शन 41% लोग कह रहे हैं, समझते हैं। डी का मतलब है कि आप रूपरेखा बनाने से शुरू कर रहे हैं कहानी को, तो उसका मतलब आप रट्टे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, पहले आप मंथन तो करेंगे कि किस बारे में बात होनी है, लिखने क्या वाले हैं। फर्स्ट स्टेप यहां सी होगा, ई नहीं होगा। उसके बाद आप रूपरेखा बनाएंगे। ठीक, फिर जाकर के एक प्रारूप तैयार करेंगे, किस तरह का स्ट्रक्चर होने वाला है। फिर जाकर के क्या करेंगे, अब जो भी आपने तैयार किया है एक, उसकी पुनरावृत्ति करेंगे, देखेंगे उसमें और क्या कर सकते हैं। फिर क्या करते हैं, फिर प्रूफ रीड करते हैं। सब कुछ हो गया तैयार, वो नोट्स में आपको कितने दिनों से दिखा रही हूं, बट उनकी प्रूफ रीडिंग इतनी बार हो चुकी है, उनमें इतनी एडिटिंग हो चुकी है, इतनी चीजें हो चुकी हैं। ठीक, तो प्रूफ रीड करेंगे फिर, और फिर लास्ट में जाकर के अंतिम स्वरूप देना कि फाइनली अब प्रूफ रीड हो चुके हैं, फाइनली ये है आपका फाइनल टच, ए ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 10। ड्रिलिंग यानी दोहराव डैश की एक प्रमुख प्रविधि है, यानी टेक्निक है। ड्रिलिंग किसके अंदर आती है, यानी प्रैक्टिस आप इसको कह लीजिए या रेपिटेशन कह लीजिए, किसके अंदर आएगा। समग्र भाषा उपागम होता है होल लैंग्वेज लर्निंग, यानी आप लैंग्वेज को एक कंप्लीट वे में सीख रहे हैं। जैसे कि स्टोरी के माध्यम से जब आप सीखते हैं तो वो समग्र भाषा उपागम में आता है कि आप सुन भी रहे हैं, इमेजिन भी कर रहे हैं, बोलना भी सीख रहे हैं, बहुत कुछ सीख रहे हैं एक साथ। तो इसमें बार बार दोहराव की जरूरत नहीं होती, तो ये तो हट गया। संप्रेषणात्मक उपागम में सिर्फ आप कम्युनिकेट करते हैं, जरूरी नहीं बार बार आप रिपीट करें चीजों को। कम्युनिकेशनल जो टीचिंग लर्निंग है उसमें CLT जिसको कहते हैं कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, तो उसमें आप बच्चों को संप्रेषण करने देते हैं, वो गलत बोल रहे हैं तो बोलने देते हैं। इसमें बार बार दोहराव की, सेम बात को रिपीट करने की। ड्रिल का मतलब ये सेम बात रिपीट कर रहे हैं आप। व्याकरण अनुवाद विधि और खेल विधि, खेल विधि में भी बच्चा एक्टिव होगा। ये थोड़ा मैंने आपको वैसे भी कहा हुआ है, ड्रिल जहां मिले समझ जाओ कि थोड़ा बोरियत वाली बात है ना, बोरिंग बात है। ये बोरिंग बात व्याकरण अनुवाद विधि से जुड़ी हुई है कि जब आप ग्रामर ट्रांसलेशन करते हैं तो आप नियमों का बार बार आप क्या करते हैं, मान लीजिए ग्रामर का कोई रूल पढ़ा और इंग्लिश का रूल हिंदी में पढ़ रहे हैं, और फिर ऐसे ही नाउन पढ़ा तो उसके 50 फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो ये ग्रामर ट्रांसलेशन में प्रयोग होता है। जो दोहराव है आपका सी ऑप्शन सही होगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, बच्चों के द्वारा पठन तथा लेखन में की गई त्रुटियां, गलतियां, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग पेपर में कम से कम भी 5 सवाल ये एरर्स से मिल जाएंगे आपको, 4 से 5 सवाल। और एरर्स आपको सिंपल ध्यान रखना है, बहुत ही पॉजिटिव चीज है। बच्चे की थिंकिंग में विंडो देते हैं हमें, तो गलतियां गलत नहीं है ये याद रखना है। ऐसा कोई नहीं जिसने सीखा है और गलती नहीं की। क्या कर रहे हो भाई, है सफाई कर रहे हो, मत करो, छोड़ दो, हमारे लैपटॉप को तुम गंदा ही रहने दो, ठीक है ब्रो, हमको कोई समस्या नहीं है धूल से। देखिएगा बहुत ही बढ़िया, ए ऑप्शन 86% लोग कह रहे हैं, यानी त्रुटियां अधिगम के लिए सीढ़ी हैं। मुझे बहुत खुशी हुई, आप समझ गए मेरी बात को। गलतियां क्या हैं, बढ़िया हैं, होने दो। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि गलतियां ही होने दो, गलतियां होने दो और होने ही दो, ये गलत है ना। जैसे कई लोग कहते हैं लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग ये होने चाहिए 4। मनोवैज्ञानिक तरीका जो है वो ये है कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। अब सिर्फ ये ही है, ये गलत है, लेकिन होना ये चाहिए, है ना। इसी क्रम में सीखे जाते हैं, ये गलत है, लेकिन हाँ क्रम यही है। भाषा विकास में बाधाएं, गलतियां बाधाएं नहीं बनती। प्रवाह प्राप्त करने में रुकावटें, अगेन ये नेगेटिव है। और एरर क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। ठीक, बच्चे की गलतियां, भाषा सीखने में व्यक्ति की अयोग्यता, इनेबल है, अगर गलती कर दी, अनेबल है फिर वो नहीं सीख पाएगा। भाषा अधिगम के लिए सीढ़ी है,
गलतियां क्या है पता लगेगा, ऊपर कैसे जाना है समझ में आ गया आपको। अब आप 2 स्टेप आगे जाएंगे उसको ठीक करके। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, आसान सा सवाल है। भाषा अधिगम के रचनावादी उपागम में, रचनावादी समझते हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट, रचना यानी बच्चा क्या है सक्रिय होगा, एक्टिव होगा, ठीक। कंस्ट्रक्टिविस्ट पियाजे वाइगोस्की क्या है, रचनावादी लोग हैं। इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। पीक टॉपिक के लिए न्यू स्ट्रेटेजी बता दीजिए। बताएंगे यार, पहले मेरे को नोट से फ्री हो जाने दो, अगले 2-3 दिन में बैंड बजी हुई है एकदम, और ऊपर से कुछ इवेंट्स और हैं उनको भी कैंसिल नहीं कर सकते, बड़े इवेंट्स हैं, मत पूछो। देखिए बताइएगा, सी ऑप्शन कह रहे हैं 84% लोग। जिज्ञासा आधारित अधिगम, बिल्कुल सही बात है। बच्चा एक्टिव कहाँ है, प्रभावकारी औजार के रूप में ड्रिल, दोहराव, इसको तो हम नेगेटिव मानते हैं, इससे तो बोरियत होती है, रचनावाद में नहीं आता है ये बार बार प्रैक्टिस करना। आदत का निर्माण यानी एक हैबिट डलवा दो, ये व्यवहारवाद का हिस्सा है, दोनों ही, ड्रिल भी और ये आदत का निर्माण भी। जिज्ञासा, क्योंकि आदत कैसे पड़ेगी, बार बार रिपीट करने पे। जिज्ञासा आधारित अधिगम यानी क्यूरियोसिटी बेस्ड लर्निंग, जहां बच्चा एक्टिव हो, वो रचनावादी उपागम है। बिल्कुल सही बात है, बच्चे की जिज्ञासा को फुलफिल करेंगे। व्याकरण के नियमों का अभ्यास, अगेन रट्टाफिकेशन हो गया। बच्चा सक्रिय सबसे ज्यादा सी ऑप्शन में, और जहां बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव है वो बेस्ट ऑप्शन है दुनिया का, 1 नंबर दिलाएगा ही दिलाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को भी अलग से प्रॉपर नोट्स में डाला है, कंप्लीट डिटेल में थोड़ा सा डाला है, देखिएगा। जवाब दीजिएगा, जवाब। जनता क्या चाहती है, जवाब चाहती है। ऑल सब्जेक्ट के नोट्स मिलेंगे, बट एसएसटी और साइंस के नहीं मिलेंगे, उसके अलावा मिल जाएंगे। देखिएगा, उसके अलावा हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सीवीएस, सीडीपी, कोई कह रहा है हम तो पूछेंगे, माही है ये शायद। देखिएगा सही है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बुनियादी स्तर पर एनईपी यानी एक बेसिक लेवल पे जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, किस चीज पर ध्यान केंद्रित करती है? बच्चे की भलाई पे ही करेगी, और क्या है, बच्चे की भलाई से ऊपर किसी भी पॉलिसी के लिए क्या हो सकता है, ये तो हमारा फंडा है। तो ए ऑप्शन है साक्षरता पर, बी ऑप्शन है साक्षरता तथा अंक ज्ञान पर, प्राकृतिक विज्ञान पर, सामाजिक अध्ययन के शिक्षण पर। ये सब तो बाद में आएगा, पहले बेसिक लिटरेसी तो पता हो बच्चों को, बेसिक लिटरेसी तो आती हो। क्यों इतने गलत आंसर देते हो यार, आंसू आ गए मेरे ये आंसर देख करके। 28,000 लोग जुड़े हुए हैं, 12,000 लोगों ने लाइक किया है, उसमें से 13-14,000 लोगों ने वोट किया है आंसर के लिए, और उसमें से भी 40% लोग डी ऑप्शन कह रहे हैं, और ए ऑप्शन कह रहे हैं 34% लोग। क्या करूं मैं, हैं क्या करूं मैं, आखिर एक ने भी सही उत्तर नहीं बताया। कितने लोग हैं जो सही उत्तर दे रहे हैं, देखूं एक बार, 9% लोग, सिर्फ 9% लोग। क्या इन्हीं 9% लोगों को सीटेट क्लियर चाहिए? ये तो इतना आसान था। मतलब हम एनईपी के बेसिक क्वेश्चन भी नहीं कर रहे। जो मैंने एक सेशन कराया हुआ है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे, सिर्फ उसको भी देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि बेसिक अर्थमेटिकल स्किल्स आपको आती हो, और बेसिक न्यूमरेसी स्किल्स जिसको वो बोल रहे हैं, जिसमें भाषा का प्रयोग और बेसिक मैथ्स का कैलकुलेशन वगैरह आपको आता हो। तो साक्षरता तथा अंक ज्ञान पर फोकस करती है, सिर्फ साक्षरता पर नहीं, बेसिक न्यूमरेसी स्किल्स भी तो आए, लिटरेसी के साथ साथ न्यूमरेसी भी आए, ठीक है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ध्यान रखेंगे इस बात को। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक संप्रेषण को बढ़ावा नहीं देता? मौखिक संप्रेषण यानी ओरल कम्युनिकेशन। जब आप बात कर रहे हैं, जैसे मैं और आप अभी बात कर रहे हैं, हालांकि आप उधर से लिख के बात कर रहे हैं, बट जैसे मैं और शौर्य यहाँ बैठे हैं, तो हम अगर बात करें जैसे कल हमने लास्ट में किया, तो वो मौखिक संप्रेषण है, यानी हम ओरल लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं एक दूसरे से बात करने के लिए। पत्र का प्रयोग नहीं कर रहे हैं कि लीजिए अब आप इसमें लिख के जवाब दीजिएगा। तो संप्रेषण को बढ़ावा क्या नहीं देता? बच्चों द्वारा एक दूसरे से बातचीत करना, इससे तो बढ़ावा मिलेगा, मौखिक रूप से बात कर रहे हैं, सही है ये तो। टेलीफोन पर अपने अनुभव साझा करना, इससे भी मौखिक भाषा, टेलीफोन पे क्या प्रकट हो जाते हैं हम, प्रकट भी हो जाएंगे, अगर वीडियो कॉल भी होगी तब भी मौखिक मुंह से तो बोलेंगे ही ना, तो ये भी पॉजिटिव है। समाचार प्रसारण या बच्चे का साक्षात्कार लेना, यानी आप इंटरव्यू ले रहे हैं बच्चे का, तो इंटरव्यू लेने में बच्चे को बोलना तो पड़ेगा, तो इससे तो ओरल लैंग्वेज उसकी अच्छी होगी। भाई आप मान लीजिए केंद्रीय विद्यालय के लिए जाएंगे, इंटरव्यू के लिए आप मॉक टेस्ट, मॉक इंटरव्यूज तैयार करेंगे, हम लोग बैठ के बातें करेंगे मान लीजिए, तो उसमें क्या होगा, बोलने की क्षमता तो बेहतर हो ही रही है ना, मौखिक भाषा तो अच्छी हो ही रही है। लेकिन समाचार प्रसारण अगर आप खुद कर रहे हैं, अगर आप एंकर हैं, है ना, जो भी हैं आप, अब कई सारे एंकर्स हो सकते हैं, नाम लेंगे तो कई लोग ऐसे होंगे खतरनाक, तो आप मान लीजिए कोई भी एक एंकर हैं जो भाषा बोलते हैं, समाचार पढ़ते हैं, तब तो आपकी मौखिक भाषा अच्छी हो रही है। लेकिन समाचार प्रसारण का मतलब है जब आप सुन रहे हैं, तो सुनने से मौखिक भाषा उतनी ही अच्छी नहीं हो जाएगी ना, उससे बेहतर ऑप्शंस हैं, कुछ प्रभाव पड़ेगा सुन के, लेकिन कम्युनिकेशन नहीं हो रही ओरल, आप सुन रहे हैं मतलब रिसीव कर रहे हैं सिर्फ। तो सी ऑप्शन गलत है, और जो गलत है वही सही है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर